चलो जी, तो एक लंबे समय से तो आप लोगों को क्लास बंद रहा, बीच में टेस्ट चला, टूर रहा, आज पहला बार क्लास शुरू हो रहा है। और आज हम लोग भूगोल का जो पहला चैप्टर है ना, उसी में क ख ग घ करके इसे अलग अलग इकाइयों में इसको बांटा गया है। तो पहले चैप्टर में हम लोग संसाधन को पढ़े थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसके इकाई क को पढ़ने वाले हैं, जेकरा में प्राकृतिक संसाधन है। और इस संसाधन में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज के बारे में, एक मिट्टी के बारे में और एक भूमि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूमि संसाधन होता क्या है। उससे पहले यहाँ पे बताया गया है कि पिछले चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े और संसाधन को समझे कि संसाधन क्या होता है। तो उसमें बताए थे कि मनुष्य के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। जो भी हम वस्तु उपयोग करते हैं वो संसाधन है। तो इसके बारे में जानकारी लिए। अब आगे हम लोग यहाँ पे जब पढ़ रहे थे तो ये भी समझे थे कि किसी भी देश के समृद्धि के लिए संसाधनों का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस देश के पास संसाधन जितना ज्यादा है, ऐसा माना जाता है कि वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा, और जिसके पास कम होता है वो कम विकसित होगा। लेकिन उसी में हम ये भी पढ़े थे कि ऐसा एकदम जरूरी नहीं है, क्योंकि जापान संसाधन में तो कम है लेकिन फिर भी वो विकसित है। लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि जिसके पास संसाधन समृद्ध होता है वो देश भी समृद्ध होता है, विकसित होता है। ठीक, संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्ति करने वाले साधन एवं संतुष्ट करने वाले सेवाओं से यकीन करता है। यहाँ पे वही बताया गया है कि संसाधन का मतलब होता है वो चीज जेकरा से मनुष्य, जो चीज मनुष्य के लिए उपयोगी हो, जिससे मनुष्य के जीवन बेहतर बने, वो सब क्या चीज है, संसाधन है। ठीक, और इसको बनाने में तकनीक, ज्ञान, संस्था, इस सबका यहाँ पे योगदान होता है। अब आगे की ओर चलें। तो आगे है हमने के भूमि के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो भूमि के बारे में शुरू करते हैं कि हम लोग जहाँ पे निवास करते हैं वो जगह कौन सा है। हम लोग कहाँ पे निवास करते हैं, भूमि पर। अब भूमि के फिर अलग अलग भाग है, उसमें आएंगे। तो भूमि पर निवास करते हैं हम लोग। जितना भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं वो सब कहाँ करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इस भूमि के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं, अलग अलग रूप का उपयोग करते हैं। पहाड़, पठार, मैदान, स्थल, हर तरह की चीजों का उपयोग करते हैं, वो सब भूमि का ही रूप है। तो इस आधार पर देखो तो भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो भी उपयोग होता है वो सब क्या है, संसाधन। और भूमि का हम लोग उपयोग करें तो भूमि हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। और एक ऐसा संसाधन है जिसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, क्योंकि भूमि को मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसको कौन बनाया, प्रकृति ने। तो भूमि कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग कृषि करते हैं, वानिकी, वानिकी मतलब समझता है, वानिकी और वन में जब वन मनुष्य द्वारा लगाया जाता है ना तो उसको वानिकी कहते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से जब हम वन को लगाते हैं तो वानिकी कहलाता है। जो प्रकृति द्वारा खुद ब खुद होता है, स्वयं से वन का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग वन कहते हैं। तो हम कृषि करें, पेड़ नहीं, पूरा जंगल लगना चाहिए तब वानिकी कहेंगे। वो तो एगो पेड़ रोपा, एगो पेड़ तो बगीचा हो गया। मतलब जैसे वन होता है ना, उसी प्रकार से तो बड़े एरिया में तुमने पूरा पेड़ लगाया और आगे चल के जंगल का रूप लिया तो वो वानिकी कहलाएगा, क्योंकि उसको किसने लगाया है, मनुष्य ने। और जब खुद वो होता है तो उसको हम लोग वन करते। तो वानिकी समझ गया। पशु चारण कहाँ, इसी भूमि पर, कृषि इसी पर, वानिकी इसी पे, मछली पालन इसी पे, खनन इसी भूमि पर, जितना भी वन्य जीवन है वो इसी भूमि पर, परिवहन इसी पे, संचार इसी पे। यानी कि जितना भी आर्थिक क्रिया होता है, मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो सब के सब कहाँ होता है, इसी भूमि पर किया जाता है। ठीक, और इसलिए इसको मौलिक संसाधन भी कहते हैं। मौलिक मतलब जिसका जरूरत हर किसी को, तो मौलिक होता है।
तो भूमि की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, हर किसी को है। तो भूमि प्राकृतिक संसाधन तो है ही, साथ ही ये मौलिक संसाधन है। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन मौलिक संसाधन है तो कौन हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। ठीक, इतना इसका उपयोग होने के बावजूद इसको सीमित संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में है। हम बता सकते हैं कितना है, हमारे भारत में कितना भूमि है, उस भूमि पर कितना क्या है, उस सब हमको पता है। हमने के क्षेत्रफल नहीं पता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, एक सीमित रूप में है ना जी। जानते हैं भारत के क्षेत्रफल है 32,84,87 है, जो भी है 32 लाख पॉइंट करके है, तो पता है। हाँ 263। देखो, तो एक लिमिटेड हमने के पता है कि भूमि कितना दूर में विस्तारित है, उसी भूमि पर पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल हर चीज है। तो ये एक सीमित संसाधन भी है। अब सीमित क्यों, उसका एक वजह और है। हमने जानते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी पर 71% कौची है? जल। अब मात्र 29% भूमि। तो भूमि सीमित रूप में हो गया, ज्यादातर कौची है? पानी है, और भूमि जो है वो कम है। उसी भूमि पर अलग अलग फिर जो बार बार बता रहे हैं कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान जो भी है वो है। तो भूमि तीन चीज, एक ये प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा ये मौलिक संसाधन भी है, और तीसरा ये सीमित संसाधन भी है। हाँ, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तीनों देख इनमें से सभी कर दो, नहीं तो मुख्य रूप से तुमको याद रखना है कि ये प्राकृतिक संसाधन है। समझ गया? तो आप जब सीमित है तो हमनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम लोग इसको बहुत सावधानी पूर्वक से उपयोग करें, एक प्लानिंग के साथ नियोजित करके इस भूमि का प्रयोग करें। क्योंकि अगर भूमि खत्म तो ये जितना भी आर्थिक क्रिया करते हैं हम लोग वो सब खत्म। तो नियोजित रूप से इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, कर रही है तो प्रॉब्लम न है, तुम उसको संभालो, काहे बर्बाद कर रही है जानते हुए भी? सरकार कर रही है, तो वो भी तो जरूरी है, दोनों जरूरी है। तुम इतना गाड़ी क्यों चलाती है? मत चलाओ। तो क्यों साइकिल चलाती है? उसके लिए सड़क चाहिए ना, पैदल चलो। तो आप आधुनिकता की ओर भी जाना चाह रहे हैं और भूमि का उपयोग भी नहीं करना चाह रहे थे, कैसे होगा बोलिए? यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था का नियम है कि हम कुछ के विनाश करके ही कुछ का निर्माण करते हैं। तो जब तक आप विनाश नहीं कीजिएगा तब तक नया निर्माण नहीं कर पाइएगा। तो आप उसको रोकिए, उस चीज को कम कीजिए, वो ऑटोमेटिक रहेगा। नहीं तो एक तरफ विकास तो दूसरे तरफ से बर्बादी भी तो हो ही रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हमने के भारत में भूमि का जो भौतिक स्वरूप है वो कितना कितना कहाँ कहाँ बटा हुआ है। जो हरा वाला दिख रहा है ये भाग, ये है तुमको पूरा का पूरा मैदानी इलाका। यानी भारत में सबसे ज्यादा कैसा इलाका है? मैदानी। दूसरा जो है वो कौन सी है? ये वाला पर्वत। इस इलाके में पर्वत है। और उजला वाला क्या चीज है? पठार है। इतना पठार है। तो मैदानी इलाका हमारे पास 43%, पर्वतीय इलाका 30% और पठार हमारे पास 27% है। और सब मिला के भारत का क्षेत्रफल होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 8 लाख वर्ग किलोमीटर। छोड़ो ना, समझ गया ना? समझ गया? तो इतना परसेंटेज में ये बांटा हुआ है। आगे देखो, भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप होते हैं। जैसे इसी भूमि पर पर्वत होता है, इसी भूमि पर पठार होता है, इसी भूमि पे मैदान होता है, इसी भूमि पे निम्न भूमि होता है, इसी भूमि पर घाटी होता है, इसी भूमि पे मरुस्थल होता है, इसी भूमि पर नदी, तालाब, झील, झरना सब कुछ होता है। तो इसके भूमि के अलग अलग भौतिक स्वरूप भी होते हैं। ठीक, और इन सब को मिला करके हम भूमि कहते हैं। बाकी ये सब भूमि पे ही पाया जाता है। और ये जो विविधता पाया जाता है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, जो भी, ये सब का कारण है जलवायु। ये सबको प्रभावित कौन करता है? जलवायु। जलवायु समझती है? 9th में पढ़े हैं ना? जलवायु मतलब पानी नहीं। मौसम और जलवायु में अंतर तो नहीं बताए हैं?
कि एक क्षेत्र में 30 साल के रेशियो देखा जाता है कि 30 साल में वहां के मौसम कैसा रहा है। अगर 30 साल तक उस क्षेत्र में लगातार बारिश होते रहा है तो वहां बरसाती मौसम हो जाएगा। लगातार अगर ठंड हुआ है, मतलब साल भर में 8 महीना ठंड गिरा है, तो वहां का जलवायु ठंडा। अगर साल भर में 8 महीना मान लो कि पूरा वहां गर्मी रहा 30 साल, तो वहां का जलवायु गर्म। और कहीं पे तीनों बराबर है तो मानसूनी। हमने के भारत में तीनों बराबर है, इसको जलवायु कहते हैं। मौसम सुबह कैसन था, अभी कैसन है, शाम को कैसन हो गया पता है। जैसन सुबह था उसे अभी है, हो सकता है शाम तक आंधी तूफान बारिश आ जाए। तो मौसम है, मौसम तुरंत बदलता है, लेकिन जलवायु को एक लंबे समय के रेशियो के आधार पर बनाया जाता है, वो तुरंत नहीं बदलता है। अभी हमने भी यहाँ पे गर्मी है ना, तो तुरंत यहाँ पे ठंडा नहीं होगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि अगला साल अप्रैल मई में ठंडा गिरेगा, अगला साल भी अप्रैल मई में क्या रहेगा, उसके अगला साल भी ये जलवायु है। लेकिन अभी गर्मी के लिए रात तक बारिश हो जाए तो ये मौसम है, समझी। पीछे से जय हिंद के ले जाइए। हाँ देखो, भारत भूमि संसाधन में संपन्न है, अच्छा खासा इसके पास भूमि है, ठीक। और जितना इसका भूमि है उसमें से 23% पर मैदान है। उसके बाद जगह पर कृषि और उद्योग का काम किया जाता है। 30% पर पर्वतीय क्षेत्र है, जेकरा में देखा जाए तो मुख्य रूप से हमने के यहाँ पे खनिज वगैरह ये सब जो चीजें है ना वो पाया जाता है। बारहमासी नदियां निकलती है, जितना भी नदी है मुख्य रूप से भारत के, वो कहाँ से निकलती है, पहाड़ से ही निकलती है, पर्वत से ही होकर निकलती है। चाहे तुम ब्रह्मपुत्र नदी के बात करो, चाहे गंगा के, चाहे सिंधु के, तीन को बड़ी बड़ी नदियां है ना, तीनों कहाँ से निकल रही है, पर्वत से ही। बाकी की भी जो नदियां है वो कहाँ से निकलती है, पर्वत से। यहाँ से 12 नदियों का प्रवाह होता है, ये भी हमारे लिए जरूरी। मैदान क्यों जरूरी, वहीं पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे कृषि वगैरह करते हैं, वहीं पे उद्योग, यानी सब काम। 8th क्लास में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा संघन जनसंख्या जो सबसे ज्यादा घना जनसंख्या कहाँ रहता है, मैदानी इलाका में। क्यों, वहां पे हर चीज आसानी से प्राप्त होता है। अब एक पहाड़ पठार पर सड़क बनाना और एक मैदानी इलाके में बनाना कहाँ आसान हुआ, कोई भी काम करना मैदानी इलाके में आसान होता है, इसलिए ज्यादा जनसंख्या मैदानी इलाके में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ पठार का हमारा उपयोग नहीं है, पहाड़ों का भी यानी पर्वतों का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से नदियां निकल रही है। अगर ये नदियां ना निकले तो मैदानी इलाका भी बंजर बन जाएगा, बंजर हो जाएगा, कृषि हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो उससे उपयोगी हो जाता है। इससे कई सारे पर्यटन का भी विकास होता है, पर्यटक स्थल भी बन जाता है, पारिस्थितिकी के संतुलन को भी ये बना के रखता है। तो इसके लिए पर्वत जरूरी है। और 27% हमारे यहाँ पठार है, इस पठार से हम लोग खनिज निकालते हैं, जीवाश्म ईंधन निकालते हैं। यहाँ पे वन संपदा यानी वन भी पाया जाता है। तो हमारे लिए मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, जो पर्वतीय भाग है वो, और जो पठारी भाग है वो, तीनों हमारे लिए उपयोगी है, ठीक। अब आइए हम लोग सीधे मृदा के निर्माण पर, कि मृदा बनता कैसे है, मृदा है का। तो चलो मृदा को देखते हैं। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब पूछा जाए मृदा किसे कहते हैं, तो यहां से लिख देना कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरा परत है ना, एकदम पतला सा, पूरा अंदर फिर जाएगा तो कंकड़ बालू से मिलने लगता है। तो कुछ पूरा तो अंदर तक नापिए कितना कितना है, तू कहेगी कि हम इतना खन दिए, एकदम एक हाथी के डुबाव खन दिए तो वही मटिए था, और उसके नीचे खोदी है, उसके नीचे कितना मोटा है, उसके तुलना में वो इतना पतला है। अगर नीचे इतना मोटा है ना, तो तुम्हारा पृथ्वी का मट्टी वाला जो परत है वो ऐसे है, हाँ समझी। तो उसके तुलना में पतला है, तुम्हारा लग रहा है कि मोटा है, लेकिन उसके तुलना में वो पतला है। तो आपको अगर पूछा जाए कि मृदा किसे कहते हैं, तो यही लिख देना, क्या संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। और अगर उसमें जोड़ना हो तो इसमें जोड़ देना है कि यह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, बस इतना लिख दो, ठीक।
यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका पोषण भी इसी मृदा में होता है, क्योंकि इसी मिट्टी में पेड़ पौधा जो भी है सब यहीं पे लगता है। हम लोग जो अनाज उगाते हैं इसी मिट्टी में उगाते हैं। अगर ये मिट्टी न रहे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और इस पृथ्वी पर से जीव जंतु जो भी है वो विलुप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत उपयोगी है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। अगर हमने के मिट्टी में से उर्वरता खत्म हो जाए तो क्या फसल लग पाएगा? अगर फसल नहीं लगा तो हमारा आर्थिक जीवन पे या हमने के व्यवहारिक जो भी सामाजिक जो भी जीवन है सब पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जब पेट में भोजन ही नहीं रहेगा तो यहाँ बैठ के जो हम बुद्धि बांट रहे हो कैसे बांटेंगे? ये इसलिए बोल रहे हैं जो कि पेट में भोजन है, और भोजन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ का मिट्टी जो है वो उर्वरक है, यहाँ पे अच्छा पौधा लगता है, अच्छा फसल होता है। समझ गई? तो ये सारे क्रियाकलापों को ये तय करता है। और जहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप बढ़िया रहेगा, जहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा, वहां उस देश का नियति भी बेहतर से निर्धारण होगा, वहां के लोग बेहतर करेंगे। और जहाँ पे ठीक से खाने को भी नहीं है वो देश क्या विकास करेगा? तो मृदा का देश के विकास में भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसके नष्ट होते ही संपत्ति तो नष्ट होगा ही, संस्कृति भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं तो संस्कृति भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मृदा को इसलिए एक जीवन तंत्र में रखा जाता है। अब मृदा का निर्माण जो है लंबे समय में पूरा होता है और एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये माना जाता है कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। हल्का सा इतनी सा मिट्टी बनने में, इतनी सा मिट्टी बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, और हम लोग एक बार जेसीबी लगा के पूरा खुदैया कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो लाखों वर्ष लग जाता है। ये बनता कैसे है? तो चट्टानों के टूटने फूटने, कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक और कुछ जैविक परिवर्तनों के कारण ये मिट्टी का निर्माण होता है। अभी नीचे दिखाएंगे कि कैसे मिट्टी बनता है। जो भूगोल शास्त्री हैं, जो भूगोल के ज्ञाता हैं, उन लोगों का मानना है कि मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमा है, बहुत धीमे धीमे बनता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रख के उपयोग करना है। समझ गई? छुटकी देखो मृदा कैसे निर्माण होता है। यहाँ पे तस्वीर तुमको दिखाया गया है। यहाँ देखो पृथ्वी के नीचे है, ऊपर नहीं नीचे, पृथ्वी के नीचे ये एक भाग है, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या चीज है? बड़ा बड़ा चट्टान है। हाँ नीचे ये चट्टान में कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक, कई सारे प्रक्रियाएं होंगी, और ये चट्टान जाकर के फिर से टूटेगा छोटे छोटे टुकड़े में, जिसकी मोटाई लगभग इतना है। तो चट्टान छोटा छोटा टुकड़ा बना, फिर इसमें कुछ परिवर्तन होगा और ये परिवर्तित होके बदलेगा कंकड़ में, पत्थर में, बालू में, और फिर वो बदल जाएगा किसमें? मिट्टी में। फाइनली ये मिट्टी में बदलता है। अब बताओ कि इस तीनों के तुलना में कौची है? पतला है। यही है तुमको मिट्टी। ये मिट्टी बना कैसे? पत्थर टूटा, चट्टान टूटा, चट्टान टूट के छोटा छोटा चट्टान बना, पत्थर बना, फिर वो टूट के कंकड़ में बदला, बालू में बदला, और वही बदल के फिर मिट्टी का रूप ले लिया। ऐसे करके बनता है। हाँ तो घरे चापाकल होते देखी है? तो पहले मिट्टी निकलता है, फिर एकदम चिकन मिट्टी निकलता है, फिर बालू निकलता है, फिर कहता है कि पत्थर मिल गए, काटे पड़ता वो। सुनी है? पत्थर काटा तो कंकर निकलता है, फिर नीचे अगर पानी मिल गया टंकी में, ठीक, तो हमने जितना भी काम करते थे ये नहीं रह जाते हैं। नीचे जाते कहाँ है? हाँ यहाँ ले कौन आएगा? यहाँ ले थोड़े कोई आता है, सब काम इन्हीं निपट जाता है। बताओ और का इतना नीचे कौन आता है? इतना नीचे की जरूरत है? यहाँ पे हमने के पत्थर बहुत कम मिलता है, बालू सब निकलता है, कंकर हल्का फुल्का निकलता है, पत्थर न के बराबर, कभी कभी चट्टान उट्टान मिल गया तब, नहीं तो यही वाला मिलता है। अब कोई ऐसा चापाकल बताओ जो बिना बालू के होले और थोड़ा चापाकल में पानी निकला है? मैं देखती है देखो डलाता है, 2 गो जाली वाला डलाता है पाइप। क्यों डलाता है? ताकि अगल बगल के जो भी यहाँ पे तुमको बालू के कण है
वो नाव है, वही बालू के कण आगे चल के क्या बन जाएगा, मिट्टी का रूप लेता है। लेकिन एक दिन में नहीं, लाखों वर्षों लगता है वो बनने में। अब मृदा को निर्माण करने में ये 6 है ना, 3 3 6 7, ये 7 चीज है जिसके वजह से मृदा का निर्माण होता है। ठीक, सबसे पहले उच्चावच या धरा की जो आकृति है, पृथ्वी की आकृति, वो। दूसरा वहां के चट्टान कैसन है, उस चट्टान के आधार पे मिट्टी का निर्माण होगा। तीसरा फिर वहां पे जलवायु देखा जाएगा कि वहां के जलवायु कैसा रहता है। फिर वहां के वनस्पति, पेड़ पौधा, फिर जैव पदार्थ, फिर खनिज के कण, और एक चाहिए तुमको समय। ये इतना चीज मिलता है तब जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है, जिसका महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। समझ गए? तो मिट्टी के निर्माण के एक कारक है, कारक याद रखना। तो न रहेगा तो मरो बिना मोहब्बत के, तो कहे तो मर ही जाएगी, तो खाएगी कौची बने ले चाइना वाला, तो खाना केमिकल वाला, और फिर वो केमिकल का ठीक रहेला, फिर केमिकल खाना, और फिर वो केमिकल का ठीक रहेला, फिर केमिकल खाना। आजकल के देखो तो क्या हो गया है, जाओ डॉक्टर के पास, तो इतना ना दवाई लिख देता ना कि दवाई खाते खाते तुमको 10 रोग हो जाएगा। फिर वो दवाई के चलते तू दवाई, एंटीबायोटिक, ये दवाई खाइए, इस दवाई के लिए एंटीबायोटिक है, मतलब इसका साइड इफेक्ट है, ये लीजिए एंटीबायोटिक, ये आप कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। फिर एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक खाइए, मरिया उसी बिना मोहब्बत के। यहाँ देखो तो होता क्या है, देखो तापमान में परिवर्तन होता है, जल जो चलता है प्रवाहित होता है, उसके क्रिया में कुछ परिवर्तन होता है, हवाओं में परिवर्तन होता है, हिमनद अपघटन के अन्य क्रियाएं जब होती है तब जाकर के ये सभी चीजें मृदा के निर्माण में सहयोग करती है। यानी मृदा, हिमनद समझता है, बर्फ गिरना, पिघलना, ये सब चीजें, समझा? तो देखो मृदा का बनना, पहले ही बता दिए कि जो भी भूगोलविद हैं, जो भूगोल शास्त्री हैं, उनका मानना है कि मिट्टी बनना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, कई सारी क्रियाओं से गुजरता है, तब जाके कुछ इंच मिट्टी का निर्माण होता है। 1-2 दिन में इसका निर्माण नहीं होता है। मृदा के निर्माण में जैविक रासायनिक परिवर्तन का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर ये परिवर्तन ना हो तो मिट्टी नहीं बनेगा। सब मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं, यानी सजीव चीज भी भाग लेते हैं और निर्जीव चीज भी भाग लेते हैं। पेड़ पौधा जीव जंतु का भी इसमें योगदान होता है, वो भी संगल के उसमें बनते हैं, और जो चट्टान वगैरह है, हवा है, वायु, जो भी, उसको भी मिलने से तब जाकर के मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऐसे करके मिट्टी बनता है। तो जो जैव होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा ये सब सड़ा गला, हम लोग सड़े गले, तो हम लोग ह्यूमस बन जाते हैं, जो पेड़ को मिट्टी में उर्वरा शक्ति लाता है, और वो उर्वरा शक्ति पेड़ के लिए बहुत लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। इन सब को मिलाने पर क्या बनता है बबुआ, मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व तो उनके रंग, गठन, गहराई, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में 6 प्रकार के यहाँ पे मृदा पाया जाता है। बात को याद कर लियो, आगे तुमको मिलने वाला है कि भारत में मृदा कई प्रकार के है, 6 प्रकार के मृदा यहाँ पे पाया जाता है। मिल गया, दिख रहा है? तो भारत में जो भी वनस्पति, भू-आकृति, उच्चावच जो भी है, उन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ के मिट्टी को 6 भाग में बांटा गया है। 6 प्रकार के मृदा बनता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको ये वाला जलोढ़ मृदा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग ये एक और मृदा है, वही दोनों का विस्तार सबसे ज्यादा भारत में, बाकी सबका कम है। सबसे जानिए पहले जलोढ़ मृदा का होता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारे तरफ जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो जलोढ़ ही है। कहीं कहीं तुमको पथरीला, कंकड़, काली मिट्टी मिल जाए, 1-2 खेत वगैरह में। हाँ जी, हमने दिने पूरा उत्तर बिहार में, लगभग पूरे उत्तर भारत में लगभग जलोढ़ मृदा के विस्तार है। अब कहीं कहीं अपवाद में हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या चीज है, जलोढ़ मृदा। ठीक, तो यह मृदा भारत में बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है।
और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अभी हम बताएं, कहीं कहीं पे मिल जाता है काली मिट्टी, कहीं पथरीला, इससे मिल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे क्या चीज है, जलोढ़ मिट्टी है। और इसको बनाने में 3 नदी का योगदान है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदी अपने साथ जो मिट्टी लाया है, उसी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से उत्तर भारत के मैदान बना है, वही इसको बनाया है। राजस्थान और गुजरात में भी जलोढ़ मिट्टी के थोड़ा सा पतला भाग देखने को मिलता है, नहीं तो मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तर भारत में है, राजस्थान और गुजरात में हल्का सा है। ठीक, आगे देखो, इसके अलावा और जलोढ़ मिट्टी तुमको कहां मिलेगा, तो पूर्वी तटीय मैदान, जो हमने के भारत के नक्शा है ना, तो ऐसे बनता है ना, यहाँ से ऐसे चल जाता है, ऐसे चल जाता है। तो ये जो मैदानी ये जो इलाका है, पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये दोनों चाची का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी के। हाँ, क्योंकि इधर से कई सारी नदी इधर गिरती है, कई सारी नदी इधर गिरती है, और उसके वजह से यहाँ पे मैदान के निर्माण हुआ है किनारे किनारे। और यहाँ पे कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। देखो कौन कौन नदी है, मुख्य रूप से पूर्वी तटीय मैदान जो है, जो इस तरफ वाला मैदान, यहाँ पे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है। बनाने में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, इन सभी के कारण ही इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, मैदान का निर्माण हुआ है। याद रखना है तुमको यहाँ से कि भारत में कितना हेक्टेयर में जलोढ़ मिट्टी है, तो इतना है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक ना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। समझ गई लो, इतना ये फैला हुआ है। इतना क्लियर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। और आगे देखिए, अभी आगे धान, गेहूं, गन्ना, ये सब चावल आगे आएगा। धान बोलिए दे, तो फिर वो चावल में थोड़े बोलना है। अब यहाँ पे बताया गया कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। उतना ध्यान में मत रखना, जितना हम नोट्स में बताएंगे उतने रखना, क्योंकि टफ है। तुमको जो बोलेंगे वही, एक वो याद रखना है कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक, कहाँ है ज्यादा, तो उत्तर भारत में ज्यादा फैला हुआ है। बनता है कैसे, तब बालू, सिल्ट, मृतिका जो मर जाता है, उन सबको मिला करके इस मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी में हल्का लालिमा रहता है और यह भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, जलोढ़ मिट्टी कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। उसी का कण जब बनता है ना, तो उसी को कहते हैं, समझ गया, छोटे छोटे कण है। वो न जरा दी जाती है, बाकी में तो दफनाया जाता है ना। भूकंप वगैरह आया ना, हाँ, तब जानवर जल सड़ के मिलता है ना, पेड़ पौधा सड़ के उसमें मिलता है ना। अभी यहाँ पे भूकंप या किसी प्रकार का आपदा आ जाए तो जलाई जाएगी। कोरोना काल में जलावल जा रहा था कि गबरा खाना में डाल के तर कर दो, कई सारी चीजें होती है। समझ गई, पेड़ पशु पक्षी सब मर रहा है ना। मृतिका मतलब ये थोड़े कि खाली आदमी मरा है, कोई भी हो सकता है। ठीक, इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी के ऊपर और क्रमशः बड़े हो जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत क्षेत्र में बने मैदानों जैसे द्वार, चौड़ एवं तराई में आमतौर पर मिलती है। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदों की पहचान इनके आयु से भी होती है। हम लोग को इस सबको छोड़ो, बस तुम यहाँ से 2 चीज याद रखना, एक पुराना जलोढ़ मिट्टी और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी खादर और बांगर। ये 2 इंपॉर्टेंट है तुमको जलोढ़ मिट्टी से। ठीक, कि बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं, 2 चीज याद रखना, बाकी भूलो चलेगा, ये 2 चीज नहीं भूलना। तो जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है ना, उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है ना, उसको हम लोग खादर कहते हैं। इतना बात तुम याद रखना, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। बाकी इसमें है थोड़ा सा गहराई से, तो टफ लगे तो वही याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये दोनों तुमको यहाँ से जरूरी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे आइए,
हाँ, जलोढ़ मिट्टी में अब उत्पादन क्या किया जाता है, देखो पहले इसमें पाया क्या जाता है, पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे चीजों की इसमें प्रधानता होता है। जलोढ़ मिट्टी में हम इन सब चीजों का प्रयोग भी करते हैं। घरे खेती वगैरह होता है तब पोटास फास्फोरस लाता ना जी बाजार से डालने के लिए, वो उसी रहता है, खादे का एक रूप है, दाना दाना जैसा रहता है। ठीक, खास करके जब आलू सब की खेती होता है ना तो इसको डाला जाता है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना के लिए, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ से इतना आप लोग अंडरलाइन रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में खेती किन कौन चीजों की जाती है। इन सारी चीजों की खेती हम यहाँ पे करते हैं, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन के। और हमनी के तरफ जलोढ़ मिट्टी है। देखो इनमें से कोई ऐसा फसल है जिसका खेती हम लोग ना करते हैं? सबका खेती होता है। गन्ना के भी करते हैं, चावल के भी, गेहूं के भी, मक्का के भी और दलहन के भी खेती हम लोग करते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए अगर गहन कृषि भी किया जाता है। गहन कृषि न समझता है, ये सब एक में भी पढ़ाए थे, एकदम एटी वाला समझो कि बुक है, थोड़ा गहराई से है। जब एक वर्ष के अंदर एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल लगाते हैं तो उसको हम लोग गहन कृषि कहते हैं। जैसे देखो धान कटा, धान कटते ही लगले उसमें क्या रोपा गया, रोपा गया ना एक ही साल के अंदर में ना। उसी पे अभी गेहूं कटेगा और तुरंत अभी तरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जी वगैरह की खेती हो जाएगा। तो एक साल में एक से ज्यादा हो रहा है, खेत वही है और उसी पर एक से अधिक फसल उगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? गहन कृषि। अब कोई सवाल है? हो गया क्लियर? हर जगह नहीं होता है, भारत में भी हर जगह नहीं होता है। तुम्हारे ही खेत में, सब खेत में थोड़े होता है। कोई कोई खेत को परती छोड़ दिया जाता है कि इसमें फसल अच्छा नहीं होता है, तो एक फसल लगा करके उसको छोड़ दिया जाता है। या एक दो बार, एक बार फसल हुआ फिर एक बार रोपे, उसके बाद एक साल के लिए उसको क्या करते हैं? परती छोड़ देता है कि उसमें उर्वरा शक्ति फिर से आ जाए। ऐसा भी किया जाता है, समझ गए? तो यहाँ पे गहन कृषि भी किया जाता है। गहन कृषि का होता है तुमको बता दिए। तो ये था तुमको जलोढ़। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, उत्तर बिहार में, हमने के जो बिहार है, तो बिहार को उत्तर साइड चले जाओ, गंगा जी के ऊपर की, वहां पे ज्यादातर जो मिट्टी मिलेगा उसमें बालू के प्रधानता रहता है, यानी बालू मिला रहता है, तो जलोढ़ी मिट्टी। और उधर खादर है, क्योंकि वहां हर साल नया नया मिट्टी आता है, तो उधर खादर मिट्टी है। और हम लोग की तरफ क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पे दूसरा पानी बारिश सब नहीं आया, नया मिट्टी नहीं आया, तो हम लोग की तरफ बांगर है, उधर खादर है, वहां पे बालू के प्रधानता ज्यादा है, इसलिए वहां के भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दियरा भूमि। कहने कि दियर के है, ये ना बोला है खैले रे ने जाइए गलई, तो वो लोग जो बोलते हैं तो हम कहते हैं ना कि दियरा है। ठीक, तो वही भूमि को दियरा भूमि कहा जाता है। और दियरा भूमि पर किसी चीज का अगर बेहतरीन खेती होता है तो वो है मक्का। और उधर जाएगा ना तो खाली मक्का, एकदम जहां तक देखो मकई रोपल है, एकदम मचान बनाया हुआ है अपना देखे करने के लिए। अब पूरा मक्के की खेती ये है, मकई के दर्रा, मकई के रोटी, बाजरा, यही सब, ज्वार बाजरा। हाँ, मोटा अनाज जो है ना वही सब की खेती ये होता है। परवल खाइए, परवल अच्छा अच्छा देखी है, परवल कहाँ से आता है? इधरे से आता है। ठीक, तरबूजा, खीरा, ककड़ी वगैरह के भी यहाँ पे खेती होता है, क्योंकि बलुआसे में ही वो सब ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें की यहाँ पे खेती की जाती है। उसके बाद आगे देखो काली मृदा, हाँ, जिसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है, और काला होने का कारण है इसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक, जिसके कारण ये काला दिखाई देता है। इसमें कपास की खेती बहुत बढ़िया होता है। हाँ, हो सकता है हमने की तरफ कोई कोई खेत में है ना काला मिट्टी में है, तो पथरीला खड़ा रहेगा। उसका पहचानने का नियम, जब बारिश ना होगा ना तो उसमें दरार बड़का बड़का फटका है, बड़ा बड़ा लगेगा कि पैर घुस जाएगा उसमें। देखा है ना? देखा है, खेत में ना जाती है देखने के लिए। ठीक, तो वो वाला खेत जो है समझ जाओ वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये MBBI बात है, ये सवाल पूछा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रेगुर मृदा। इसको और भी कहते हैं कौची? कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया खेती कौची को होता है? कपास के। ठीक ना?
तो पूछा जाएगा कपास की खेती किस मिट्टी में बेहतर होती है, तो काली मृदा में कहो। पूछा जाएगा किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव होगा कि काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। तो इसे काली कपासी मृदा कहो, रेगुर मृदा कहो या काली मृदा कहो या काली मिट्टी कहो, सब एक ही नाम है। भारत में इसका भी विस्तार उतना ही है जितना जलोढ़ के, कितना 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये भी फैला हुआ है। ठीक, और ये मुख्य रूप से है दक्कन के जो लावा प्रदेश है ना, दक्कन पठार पढ़ है 9th में, तो उधर वाला जो इलाका है ना, समझ में तो बाबू समझ लो, इधर वाला जो इलाका है ना नीचे, इधर ही खास करके महाराष्ट्र गुजरात वाला जो इलाका है उधर इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। ठीक, आगे देखते, देखो आ गया कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब वो राज्य हैं जहां पे इस मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। ठीक, इस मिट्टी का निर्माण मूल शैल और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के टूटने से हुआ है। जब भी लावा ये सब निकला है दक्कन के पठार में, उसी को टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसको रेगुर भी कहते हैं, यानी रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे तत्व उपलब्ध होते हैं। अब ये सब फिर माथा से पार करेगा, लेकिन जो बता दें वही चीज याद रखना है तुमको। रेगुर मृदा, कपास की खेती है, दो बात पहले याद रखना। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये जगह है, तो ये सारी चीजें पाया जाता है। लेकिन एक में फास्फोरस की कमी रहता है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस भर भर के है, नाइट्रोजन की कमी है, और काली मृदा में फास्फोरस की कमी रहता है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है। अभी बताए हैं कि इसका पहचानने का नियम, बड़ा बड़ा दरार पड़ जाएगा, इतना कि तो पैरों में घुस जाए, तो इससे हम उसको पहचान सकते हैं। दरार पड़ने से फायदा ये हो जाता है कि हवा अच्छे से उस मिट्टी में जाके मिल जाता है, अंदर तक हवा चला जाता है, क्योंकि दरार बड़ा है तो आसानी से हवा अंदर की ओर जाता है, हवा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा बारिश हुआ और ये गीला हुआ तो ये चिपचिपा हो जाता है। काली मिट्टी को हमारे गांव में लोग बाल धोने में भी प्रयोग करते हैं, गोरकी मट्टी। तू लोग आजकल हैंडे शोल्डर वही क्लिनिक प्लस डॉब कौची कौची तो आ गया है, ओकरा से धोए वाली फैशनदार हो गई है, तो वो अलग बात है। लेकिन कभी अपने दादी की उम्र वाली महिलाओं से पूछना, या दादी है तो पूछना, ये पहले तुम लोगों को माथा में डेंड्रफ कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमने के गौवा के भाषा में रुस्सी, अगर रुस्सी हो जाता था इसी से करते हैं तो न गिरता है पर ये माने, उसको कैसे साफ करते थे, तो गोरकी मट्टी, करकी मट्टी से माथा मचते थे, झोंटा पानी में पहले फुला के, बाद पानी में मट्टी रख के फूल के लिए पूरा, बाद लेके पूरा बाल में लगाइए, सब खत्म हो जाएगा। बेटो ये आज खत्म करे दे, समझ गया। तो यहाँ पे मानसून के जब पहला बारिश आता है तभी इसकी जुताई कर दिया जाता है। अपना गया होगा खेत में तो देखा होगी, कुछ ऐसा जमीन होगा जेका पहले ही से जोतल होगा, जैसे होगा वो पानी बरसता है ओकरा में फिर से जोताई करे की जरूरत ना है, अपना ही हो जाता है। जब कादो करते हैं हम धान रोपेला, करे की जरूरत नहीं, पहले ही हो जाता है, पानी पड़ते देखे। हाँ, काली मिट्टी की खासियत है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में जुताई फिर से करना पड़ता है पानी रहने पर। ठीक, अब एक पहले यह किया जाता है कि अगर ओकरा में पानी चल गया तो जोतैया नहीं होगा, क्या कि वो मिट्टी चिकना चिपचिपा हो जाता है, तो ट्रैक्टर वगैरह जो चलाना चाह रहे हैं वो उसमें नहीं चल पाता है सही तरीके से, तो इसीलिए उसको पहले ही जोतैया कर दिया जाता है। समझ गया। एक ये बता दिए कि कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये सब समझ लिया। इसके अलावा इसमें हम चाहें तो गन्ना, प्याज, गेहूं, फल के भी खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका, समझ गया। धैर्य बना के रखो, सिलेबस घिंचना है। 3 बताओ मट्टी पढ़ना है, पढ़ लेना, अब छोटा छोटा है, यही 2 बड़ा था। हाँ जी, अभी हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, लाल या पीली मृदा। ये सब छोटा छोटा है। ये कहाँ पाया जाता है, शॉर्ट में बता दे। देखो ये पाया कहाँ जाता है, तो पठारी इलाका जो है वही प्रायद्वीपीय पठार, नीचे वाला इलाका, तो उसको 2 भाग में बांटे, एक दक्कन के पठार और एक प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्कन वाला में कपास यानी काली मृदा, और प्रायद्वीपीय पठार में लाल मृदा पाया जाता है। इसको पीली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें बारिश होता है ना
तो लाल से कुछ में बदल जाता है, पीला में। अभी इसमें से कौन गया था? तू गया था ना हो घूमे, दिखाए थे ललका मट्टी, बताए थे ना कि यह मटिया फिर बड़का बड़का तो कैसा हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है, था ना लाल लाल। तू गेवे ना खेला हल इनमें से कोई ना, खाली हल, बाकी तो भाग गए। देखो देखो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आग्नेय चट्टान द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। इस मृदा में लोहांश की यानी लोहा के मात्रा रहता है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। लेकिन जैसे इसमें पानी मिलता है, ये कैसा रंग का हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। और एकरा में मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों को विघटित एवं रूपांतरित होने से बने। अगर 7वां क्लास में चट्टान के बारे में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि जो आग्नेय चट्टान है उसका उदाहरण में ग्रेनाइट नीस भी पढ़ा होगा कि वो उसी का उदाहरण है, उसी चट्टान का। तो इसी को टूटने से इसे मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक, भारत में इसका विस्तार देखो तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर है, वो सब 6.4 था, ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। लाल या पीली मृदा का प्रसार कहाँ कहते हैं? तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, उसके बाद दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर, मेघालय, ये सब इलाका है जहां पे ये फैला हुआ है। ये सब 2 नंबर में तुमको पूछ सकता है, तो ये सब अंडरलाइन करके रखना कि कहाँ पाया जाता है। और एक याद रखना कि इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। बाकी एग्जाम के अनुसार हम नहीं ऑब्जेक्टिव देखे जाएगा। बढ़िया बात है, बाकी बोले ना कि एग्जाम के अनुसार हम नहीं देखते जाएंगे। और वैसे भी हम बोले हैं तुम लोग कि भूगोल को मिला ही के पढ़ना है, किताब बहुत मोटा है। हम बताएं ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर करना है, और सब्जेक्टिव के लिए वो हमरा को छोड़ दो, कैसे क्लियर करवाना है, सब बनेगा। ठीक, 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। और आगे देखो, यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा और काली मृदा ज्यादा उपजाऊ है, इसमें उत्पादन कम होता है क्योंकि एकरा में उर्वरा शक्ति जो है वो कमजोर है। लेकिन अगर हम खादों का प्रयोग करें, उर्वरकों का प्रयोग करें, तो इसमें भी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो तो हम लोग इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, बादाम जिसको कहते हैं, तंबाकू और फल का उत्पादन कर सकते हैं। तंबाकू ने देखा है तो वो तो सिगरेट हो गया ना। तंबाकू होता है, वो पहले के लोग, महिलाएं भी पीती थी। अरे काला काला जाना मांगना दुकान में कि तंबाकू दो, जाना ना उसको। हाँ, वो एक नशीला पदार्थ है वो। हाँ, तो तू पिया हो तो तोरा ना देगा, होगा बेचे से ना काम है। तनी तनी वो लेकर के ड्रग्स मिले की तरह तंबाकू ना मिलेगा। इतनी वो नाक में लेके तिरछा ताकि थे ऐसे कही है भाई, हम कुछ कह लो भाई, है भाई। जो न हमारे गांव में ये भाई कैल समझ जा कि नाक से पीलक है, आज मुंह से न पियल है, हैं? नकवा से पी के दम आंख ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे कर रहेगा। क्या भाई, अगर धर ले लो तो पीछे न छोड़ दो, तू जहां जाही तो साथे जा, तू ये भाई हम कुछ कैलिए भाई, तू कही ना भाई कुछ न कर, तू जो ना भाई, ये भाई जो ने भाई कर, जितना पे कौन है सब ये भाई करता है। ये भाई होकर निशानी हो क्या मार ले हो। हाँ, आंख लाल लाल करके। अब आगे देखो, लेटराइट मृदा, बस 2 मृदा अभी टाइम नहीं। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, ठीक, जिसका मतलब होता है ईट, यानी इसमें ईट पत्थर ज्यादा होगा। ठीक, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत में भी इस मृदा का विस्तार 1 करोड़ हेक्टेयर में, 1.3 करोड़ हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक, ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन, कटाव के कारण बना है। इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होता है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस जेका कारण उत्पादन होता है वो न के बराबर है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण में उर्वरा शक्ति नहीं रह पाता है। अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। अल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग के, ये भी लाले दिखता है। एक अलग लाल मिट्टी है
जो लाल से पीला होता है। एक लेटराइट मिट्टी है जो दिखता है कैसा लाल, लेकिन वो लेटराइट मिट्टी है, पथरीला मिट्टी है, ईटा जैसा। हाँ वहाँ हल है। हाँ देखा था ना। हाँ ये घूमे के फायदा होता है। अब तूनी के लगता है ना कि मास्टर टूर पर के पैसा ठग रहा है, बताओ ना। ठूस ठूस के खिलाऊं तो नोटी पर ले। अब जहाँ खाना मिलेगा वही ना खिलाएंगे जी। 50 किलो ऊंचा पहाड़ पर खड़े नहीं तो कहाँ से खिलाएंगे। हमारा पता न था कि 50 किलो ऊंचा जाना है, तोरा पता न था कि व्यवस्था कर जाए। आगे देखो, इस तरह से मिट्टी के जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है। यह मिट्टी रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें भी खेती किया जा सकता है, खाद के प्रयोग करके। मिट्टी कहाँ पे है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में जो पहाड़ी इलाका है वहां पे मिट्टी पाया जाता है। देखल ना ललका मटिया कहाँ हल, पहाड़ के नीचे कि पहाड़ के ऊपरे? नीचे पहाड़वा पर जाए सीधे तन हल जहाँ बंदरवा मामू हलथिन। तुनी हहारा देख के सुन के हमने देखली कितना बढ़िया हल। हमने के मन हल कि कहियो खीस उस बने तो गृह त्याग करके यह पर्वत पर चल आव। कैमूर पर्वत पर हमने घूम रहे थे, पागल लड़के तुनी के भी नहीं की। आगे देखो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय और कहवा का उत्पादन इस मिट्टी में किया जाता है। कॉफी समझा? हाँ, तो इन सब चीजों की यहाँ पे खेती किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की भी खेती होता है। कौन सी खेती? चाय के, कहवा के और काजू के खेती लेटराइट मिट्टी पर किया जाता है। एक इतने था, ये मिट्टी खत्म। आगे देखो, इतनी सी बात के लिए आप यही तो है लेटराइट मिट्टी, इसने था देखे में हो था ना, एकदम सेम टू सेम लग रहा है। मुझे से फोटो खींच के डाल दिया कहा। आई मरुस्थलीय मृदा, एक बारे में बताने की जरूरत है, तुमको नहीं पता है। कहाँ मरुस्थलीय मृदा नहीं पता है बस। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस न रहने के कारण बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है, यानी एक तरह से बालू है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है, दोनों तरह का रंग इसमें पाया जाता है। और इस तरह की मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं बाबू? रुक जो, इस तरह के मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? ये मिट्टी पाया जाता है तुमको मुख्य रूप से राजस्थान में, फिर सौराष्ट्र गुजरात में है, कच्छ गुजरात में, वहां फिर हरियाणा के पश्चिमी इलाका में, फिर पंजाब के दक्षिणी भाग में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसमें अगर खेती करना चाहो तो खेती करने का उपाय है। तुमने हाल ही में हमारे गड़बड़ करवा दे रहा है, बराबर पर नहीं आ रहा है। देखो तो आधा उधर गया था। एक में खेती कैसे के हम कर सकते हैं तो हम लोग कपास की खेती इसमें कर सकते हैं, चावल के भी और गेहूं के भी। लेकिन उसके लिए आपको दो चीज को ध्यान में रखना होगा। पहला उर्वरक लाना होगा, यानी उर्वरता उसमें लाना होगा, खाद वगैरह प्रयोग कीजिए। और दूसरा सिंचाई, अगर ये दोनों की व्यवस्था करें तो इसका भी कितने। अब वहां इंदिरा गांधी नहर नहीं है, कौन दुनिया में रहती है। अब ये एगो लास्ट है, उसके बाद ये कल क्लास करेंगे इसका ना, लंबा कहाँ है। पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? पर्वतीय इलाका में, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियां में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है, पूरे तरह से परिपक्व नहीं होता है। पाया कहाँ जाएगा? नदी के घाटियों के बीच, इस तरह के जो पहाड़ी इलाका है वहां पे ये देखने को मिलता है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतिक वनस्पतिक एवं जल चुप न रहे, कभी कभी जानबूझ के गलती पढ़े के चाहिए। जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिलता के विविधता कारण ये सब गोली मारो, ये सब का हमने के सीधे कहाँ चलाते हैं ये में। हाँ, एक चीज इसमें याद रखना, इसमें अम्लीय और ह्यूमस रहित हो जाता है, यानी ना तो इसमें अम्ल पाया जाता है और नहीं इसमें ह्यूमस पाया जाता है इस वाले मिट्टी में, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे खेती जो है वो सोपानी तरीके से होता है। सोपानी मतलब समझता है, सीढ़ी जैसा, ठीक। तो इस तरह की खेती किया जाता है। ये मृदा भी उपजाऊ होता है, खेती इसमें भी करना
चाहो तो कर सकते हो। इसमें मुख्य रूप से फलों के बागान लगाया जाता है और घाटी के बीच में चावल आलू जैसे फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। हो गया खत्म, थोड़ा सा रे पूरा खत्म थोड़े हुआ है, पढ़ ले। तो नीचे इन सब चीजों को दिखाया गया है। ये मैप है जेकरा में तुमको कहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है सब दिखाया गया है। अगर समझ में नहीं आए तो लास्ट में यहाँ लिखा गया है कि कहाँ कौन सा मिट्टी है, वो कलर के जहां भी किया हुआ है वह उस इलाके में समझ जाओ वो वाला मिट्टी है। तो सब लिख भी दिया गया है, तो ये क्लियर है। अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप। रुको ना रे, देखे दो ना कितना प्रकार है। तो शांति बैठो ना, खाली हमारा देख लेने दो कितना है, काहे खिसिया रहा है। चलो बाकी जो है इसमें हम लोग भूमि के उपयोग के बदलते स्वरूप को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए आपको इतना ही है। जय।